स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्वेस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जीवों में वर्गीकरण को स्टडी कर रहे हैं और जीवों के वर्गीकरण के क्रम में हम रॉबर्ट व्हिटेकर का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ा था कि रॉबर्ट व्हिटेकर ने संसार के समस्त जीवों को कितने जगतों में बांटा है? 5 जगतों में बांटा है और इसे कहा गया है पंच जगत प्रणाली। ठीक है, पहला जगत है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक या फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। तो इन 5 जगतों में रॉबर्ट व्हिटेकर ने संसार के समस्त जीवों को वर्गीकृत कर दिया। इसे ही कहा जाता है पंच जगत प्रणाली। और स्टूडेंट, अब तक हम पढ़ चुके हैं पहला जगत मोनेरा हमने कंप्लीट किया। मोनेरा के सामान्य लक्षण हमने कंप्लीट किए। जैसे मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, इसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है और पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कशाभिका या पक्षमाभ यानी गमनांग अनुपस्थित होते हैं। शारीरिक स्तर कोशिकीय संगठन का होता है। इसके अलावा आपने इसमें पढ़ा कि स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और आपने इसमें एक और पढ़ा है कि इसके जो है जनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है, लेकिन लैंगिक जनन जो होता है वो प्रतीकात्मक होता है, केवल वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है। तो ये सारी बातें आप मोनेरा में पढ़ चुके हैं और इसके एग्जाम्पल भी आपने पढ़ लिए। जैसे आपने जीवाणु के बारे में पढ़ा विस्तार से, आपने नील हरित शैवालों के बारे में पढ़ा, ये मोनेरा के जो है एग्जाम्पल हैं। आपने नील हरित शैवालों के बारे में भी पढ़ लिया और लास्ट कल की क्लास में आपने समझा था माइकोप्लाज्मा को, तो माइकोप्लाज्मा के बारे में भी आपने विस्तार से पढ़ा है। तो इस प्रकार से हम अब तक मोनेरा समाप्त कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो नंबर आएगा हमारा जो हम पढ़ेंगे वो है प्रोटिस्टा। तो देखिए, विकास के क्रम में अगर जीवों को रॉबर्ट व्हिटेकर ने विकास के क्रम में वर्गीकृत किया है तो पहली क्लास में उन्होंने मोनेरा को रखा और मोनेरा के अंतर्गत उन्होंने प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा। तो अब प्रोटिस्टा में थोड़ा विकसित जीवों को रखते हैं। तो विकसित जीवों को रखते हैं तो ये किस प्रकार के विकसित जीव हैं कि कोशिकाओं की अगर बात करें तो ये भी एक कोशिकीय ही है, लेकिन मोनेरा में उन्होंने प्रोकैरियोटिक को रखा था एक कोशिकीय में। एक किसको रखते हैं? यूकैरियोटिक को। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में आप अंतर जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक वे कोशिकाएं हैं जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला कैरेक्टर हो जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो और क्या क्या बातें हो जाती है, तो भाई धीरे धीरे हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति की यहाँ पर बात करें तो प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, यानी प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। ये कोशिका भित्ति की बात हो गई प्रोटिस्टा में, है ना। प्रेजेंट और एब्सेंट कुछ भी हो सकता है। अगर गमनांगों की बात करें तो गमनांगों के रूप में प्रोटिस्टा के अंदर कशाभिका, कुछ में पक्षमाभ व कुछ में गमनांग एब्सेंट भी हो सकते हैं। कुछ में गमनांग एब्सेंट भी हो सकते हैं। अब कशाभिका क्या होती है और पक्षमाभ क्या होता है? तो मान लीजिए एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है और इसके एक पॉइंट पे यहां पर इस प्रकार से एक चाबुकनुमा स्ट्रक्चर है जो कि ऐसे लहरदार मूवमेंट करती है जिसके कारण ये आगे बढ़ता है। तो ये जो रचना है ना, इस रचना को कहा जाता है कशाभिका। इस रचना को क्या कहा जाता है? कशाभिका। और कशाभिका की जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है? तरंगीय मूवमेंट होती है। जबकि मान लीजिए जैसे ये जीव है और इसके चारों ओर इस प्रकार से रोम समान संरचना पाई जाती है, रोम समान संरचना पाई जाती है। तो ये रचनाएं के द्वारा भी सूक्ष्म जीव गमन कर सकते हैं, प्रोटिस्टा के जीव गमन कर सकते हैं। इनको कहा जाता है पक्षमाभ। पक्षमाभ। तो पक्षमाभ, लेकिन पक्षमाभों की जो गति होती है ना वो तरंगीय नहीं होती है, पेंडुलम, घड़ी के पेंडुलम की तरह गति करते हैं। या आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे नाव है और ये नाव का पतवार है, तो जैसे इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है ना नाव के पतवार में, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जाएगी नाव, या फिर रिवर्स में ऐसे। तो इस प्रकार से ये घड़ी के पेंडुलम की तरह गति करते हैं। अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे घड़ी का ये पेंडुलम होता है, तो आपने देखा होगा इसको हिलते हुए पहले इधर जाएगा,
फिर इधर आएगा, ठीक है। तो यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां से यहां, तो इनका मूवमेंट ऐसा ही होता है, ये से जाएगा एंड देन फिर यहां से ऐसे आएगा। तो इनका मूवमेंट कैसा होता है, तो आप ध्यान रखना, इस प्रकार की गति को कहा जाता है दोलन गति। तो कशाभिका के अंदर जो मूवमेंट होता है वो तरंगीय होता है, जबकि पक्षमाप के अंदर जो मूवमेंट होता है या जो गति होती है उसको क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। तो इस प्रकार से आप ये कैरेक्टर भी याद रख सकते हैं कि गमन के लिए कशाभिका या पक्षमाप होते हैं। कशाभि पक्षमाप मैंने आपको समझा दिया क्या होते हैं, या कुछ में गमनांक अनुपस्थित भी हो सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको प्रोटिस्टा के विषय में ध्यान रखनी है। अगर जनन की बात करें तो प्रोटिस्टा के जीव भी अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों प्रकार का जनन कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट बात यहां पर भी वही रहेगी कि जो लैंगिक जनन होगा वो प्रतीकात्मक होगा। कैसा होगा, प्रतीकात्मक। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोटिस्टा को। कुछ बातें आपको ध्यान रह गई होगी, जैसे मैंने प्रोटिस्टा में सबसे पहला बिंदु आपको क्या बताया है कि इसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीवों को रखा गया। यूकेरियोटिक यानी कि जिनमें विकसित केंद्रक प्रेजेंट होता है। बात करें नंबर दूसरे पॉइंट की, तो मैंने आपको बताया कि इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है तथा कोशिका भित्ति पर सेलुलोज की पट्टियां होती है। अच्छा, इसमें मैंने केवल उपस्थित कर दिया, जबकि पॉइंट है कि उपस्थित या अनुपस्थित। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, पीछे इसको ऐड कर सकते हैं आपकी कुछ जीवों में कोशिका भित्ति, ठीक है, अनुपस्थित होती है। तो कुछ में अनुपस्थित भी होती है, ऐसी नहीं है कि सब में प्रेजेंट होती है। तो कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। चलिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है इनमें गमन के लिए कशाभिकाएं या पक्षमाप उपस्थित होते हैं। मैंने बताया आपको, ऐसा लंबा चाबुक नुमा स्ट्रक्चर तो कशाभिका, और अगर छोटे छोटे रोम समान संरचना चारों तरफ है तो उसको पक्षमाप कहते हैं। आपको और ध्यान रखना है कि कशाभिकाओं में जो गति होती है वो तरंगीय गति होती है, जबकि पक्षमाप में जो गति होती है वो दोलन गति होती है। आप इसको ध्यान रख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इनमें गमन के लिए कशाभिकाएं या पक्षमाप उपस्थित होते हैं और कुछ में अनुपस्थित भी होते हैं। चौथा बिंदु आप याद रख लीजिए कि इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का, यानी मोनेरा की जैसा ही होता है, क्योंकि ये भी एक कोशिकीय जीव है, तो कोशिका के अलावा कुछ है नहीं यहाँ पर। तो इनका शारीरिक संगठन जो है वो कोशिकीय स्तर का होता है। नंबर 5 पर बात करते हैं। ये स्वपोषी व परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण आता है यूग्लिना, गोनियालेक्स, ये स्वपोषण होते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, तो ये स्वपोषी होते हैं, या भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं, परपोषी भी होते हैं। तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 6 आप याद रख सकते हैं कि इनमें अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। यानी ये अलैंगिक जनन भी कर सकते हैं, जैसे आपने मोनेरा में पढ़ा था, द्विखंडन के द्वारा या जो है मुकुलन के द्वारा। तो इस प्रकार का जनन भी हो सकता है इनमें, और लैंगिक जनन भी इनके अंदर हो सकता है। लैंगिक जनन जैसे केंद्रकों के संलयन या जेनेटिक मटेरियल के आपस में मिलने के कारण। लेकिन ये लैंगिक जनन वास्तविक नहीं होगा, इसमें नर या मादा जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, तो प्रतीकात्मक रूप से होता है। लेकिन आप कॉमन कैरेक्टर के रूप में, सामान्य लक्षण के रूप में याद रख सकते हैं कि इनमें अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। तो ये तो प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण हैं, जो मैं पाठ की शुरुआत में ही आपको जो है चार्ट बनाकर भी समझा चुका हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ते हैं कि जो प्रोटिस्टा है ना, इस प्रोटिस्टा को भी 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रोटिस्टा को भी कितने, क्योंकि प्रोटिस्टा में बहुत सारे जीव आते हैं, अलग अलग कैटेगरी। जैसे मैंने कहा ना आपसे, जैसे आप कोशिका भित्ति की बात आई, तो कोशिका भित्ति में क्या होता है, प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जिनमें है उसको अलग में रखेंगे, जिनमें नहीं है उनको अलग में रखेंगे। ठीक है, कशाभिकाएं पक्षमाप हो सकते हैं या फिर अनुपस्थित हो सकते हैं। तो जिनमें कशाभिका है उनको अलग रखेंगे, जिनमें पक्षमाप है उनको अलग रखेंगे, और जिनमें कुछ भी नहीं है उनको अलग रखेंगे। तो इस प्रकार से जगत प्रोटिस्टा में भी काफी सारे जीव आते हैं, और इन समस्त जीवों को भी अलग अलग, तो कुल मिलाकर के 5 वर्गों में बांटा गया है। ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि जगत प्रोटिस्टा को 5 वर्गों में बांटा गया है, और ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं। तो देखिए 5 वर्गों में जो सबसे पहला वर्ग है, नाम याद रखेंगे आप पहले, क्राइसोफाइटा। याद रखिए आप, है ना, इसको याद करिए साथ के साथ। पहला है क्राइसोफाइटा, दूसरा है डायनोफ्लेजिलेट, तीसरा है यूग्लिनाइट, चौथा है औपंग कवक, और 5वां है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ में 2 बार आपकी मात्रा लग गई है, तो इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लेना। एक ही बार लगानी है, इसमें नहीं लगानी। ये प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ, इस प्रकार से 5 वर्ग हो गए। 5 को याद रखिए, क्या क्या है, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनाइट,
औपंग कवक एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, अब एक एक करके हम प्रत्येक को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइसोफाइटा की। देखिए इन जो चैप्टर चल रहे हैं ना, इनमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, आपको याद करना है कि जगत प्रोटिस्टा को 5 भागों में बांटा गया है या वर्गों में बांटा गया है, तो बांटा गया है, बस आपको याद करना है 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्ग कौन कौन से आपको याद करने हैं, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइट, औपंग कवक और प्रोटोजोआ। ठीक है, अब कौन से वर्ग के अंदर क्या कैरेक्टर्स आते हैं वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे क्राइसोफाइटा में क्या होता है, देखो थोड़ा आप इसको याद करेंगे कि क्राइसोफाइटा के अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर एक्चुअली सुनहरे शैवालों को रखा गया है, सुनहरे शैवालों को। अब आप कहेंगे सर शैवाल कहां से आ गया, शैवाल तो पादप है ना, बिल्कुल पादप है, लेकिन ये जो प्रोटिस्टा आप पढ़ रहे हैं ना, प्रोटिस्टा, ये जगह ही विवादास्पद है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट इसके कुछ जीवों को पादप में रखते हैं और कुछ साइंटिस्ट इसको पादप से अलग करके प्रोटिस्टा में रखते हैं, वो इसको पादप मानने से इनकार करते हैं। तो अब ये जो सुनहरे शैवाल है ना, कुछ साइंटिस्टों ने इनको कहां डाल रखा है, शैवालों के अंदर। कहां डाला हुआ है इनको, शैवाल, यानी कुछ साइंटिस्ट इनको पादप मानते हैं और शैवाल के ग्रुप में इनको क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। लेकिन जो 5 जगत प्रणाली हम पढ़ रहे हैं उसमें सुनहरे शैवालों को किधर रखा है, प्रोटिस्टा में, और प्रोटिस्टा में भी कहां रखा है, क्राइसोफाइटा में। तो आप ज्यादा विशेष यहां पर कंफ्यूज ना होए, भ्रम में ना जाएं कि यार शैवालों को भी इधर रखा गया है क्या। हाँ, वैज्ञानिकों में मतभेदों के चलते हुए ये जो सुनहरे शैवाल हैं या इसके जैसे कुछ और शैवाल भी हैं, जैसे लाल शैवाल, और भी हैं जैसे पीली भूरी शैवाल, पीली भूरी शैवाल होती है, तो इनको लेकर के थोड़ा वैज्ञानिकों में विवाद है। कुछ वैज्ञानिक इनको पादप में भी पढ़ते हैं, पादप मानते हैं, तो पादपों के वर्गीकरण में भी ये पढ़ने को मिलेंगे, वहां पर भी मिलते हैं। और कुछ वैज्ञानिक इनको पादप मानने से इनकार करते हैं, जैसे रॉबर्ट विटेकर में इन्हें पादप नहीं माना गया है, इन्हें प्रोटिस्टा माना गया है रॉबर्ट विटेकर के वर्गीकरण में, और प्रोटिस्टा के अंदर इनको कहां रखा गया है, क्राइसोफाइटा में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्गीकरण केवल रॉबर्ट विटेकर ने ही प्रस्तुत किया है, इसके अलावा भी कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं, और कुछ वैज्ञानिक इन शैवालों को पादप में वर्गीकृत कर देते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्राइसोफाइटा के कैरेक्टर्स क्या क्या हो जाते हैं कि इस समूह में सुनहरे शैवालों, डेस्मिड, हालांकि सुनहरे शैवालों को डेस्मिड कहा जाता है, तो आप इसको कोष्टक में कर लेंगे। इस समूह में सुनहरे शैवालों कोमा डेस्मिड व डाइटम्स को रखा गया है। डाइटम्स भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो जल धाराओं के साथ तैरते रहते हैं, इनमें कोई कशाभिका या पक्षमाभ नहीं पाए जाते, बिल्कुल सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो बिल्कुल ऐसा मैं कह सकता हूं कि यार ऐसा डॉट जैसा ऐसे जीव होते हैं जो जल धाराओं में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, इन्हें कहा जाता है डाइटम्स। क्या कहा जाता है, डाइटम्स कहा जाता है। तो ये कैरेक्टर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं। तो इसमें आप याद रखेंगे कि ये स्वच्छ व लवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल से हमारा तात्पर्य जो नदी तालाबों का जल होता है उसको स्वच्छ जल कहते हैं, और जो समुद्र का जल होता है उसको लवणीय जल कहते हैं। क्राइसोफाइटा के जो जीव हैं यानी कि सुनहरे शैवाल, डेस्मिड एंड डाइटम्स, ये स्वच्छ जल में भी देखने को मिलेंगे और लवणीय जल में भी। तीसरे बिंदु की अगर बात करें तो इनमें गमन के लिए कशाभिका व पक्षमाप का अभाव होता है, यानी इसमें कोई गमनांग नहीं पाया जाता, ना ही तो कशाभिका होती है ना ही पक्षमाप होते हैं। बात करें अगर गमन कशाभिका और पक्षमाप दोनों ही नहीं होती तो फिर ये गमन कैसे करते हैं, तो गमन के लिए कुछ भी नहीं करते, जल धाराओं के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते रहते हैं, निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं, यानी जिस ओर जल की धारा जा रही है ये जीव भी उसी ओर बहते रहते हैं। तो इस प्रकार से गमन करते हैं, ये स्वयं से गमन नहीं कर सकते हैं, जल धारा के साथ निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स इनकी कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति इनकी संदूक के कपाटों के समान होती है। ये क्या बात कह रहा हूं, संदूक आप सबकी देखी हुई है, जो बक्सा होता है उसमें एक कपाट इस प्रकार से नीचे होता है और यहां पर इसके जॉइंट्स होते हैं, और दूसरा कपाट इस प्रकार से ऊपर होता है। तो इन और बीच में आप जो भी रखना होता है आपके सामान, कपड़े वगैरह, वो यहां रखते हैं। सेम इस प्रकार से क्राइसोफाइटा के सदस्य जो है उनकी कोशिका भित्ति होती है, बीच में ये पूरा जीव है, कोशिका झिल्ली है, जीव द्रव्य है, और इसके जो दोनों ओर संदूक के कपाटों की तरह दो कवर हैं, ये कोशिका भित्ति के बने होते हैं। तो यही बात मैंने कहा है कि इनकी जो कोशिका भित्ति है ना वो संदूक के कपाटों के समान होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि ये जो कोशिका भित्ति है इसमें सिलिका के कण पाए जाते हैं। किसके, सिलिका। सिलिका एक प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि रेत है ना, रेतीले कण।
तो इस कोशिका भित्ति में सिलिका के कण पाए जाते हैं, जिससे कोशिका भित्ति लंबे समय तक नष्ट नहीं होती है। हाँ, रेत थोड़ी ना कोई नष्ट होती है। तो ये कोशिका भित्ति में सिलिका के कण पाए जाते हैं, जिससे लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बात को भी अपने नोट्स में शामिल करते हैं कि कोशिका भित्ति में सिलिका के कण उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। मृत डाइटम्स, जो डाइटम्स आपने ये पढ़ा है डाइटम्स, अब चूंकि इनमें कोशिका भित्ति में रेतीले कण है ना, तो जब डाइटम्स मर जाते हैं प्राकृतिक मृत्यु से, जब प्राकृतिक मृत्यु के रूप में इनकी जब मृत्यु हो जाती, तो ये जो मृत डाइटम्स है एकत्रित होते रहते हैं लंबे समय तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक डाइटम्स मरते जाएंगे, जमा होते जाएंगे। तो नीचे कुछ रेतीली मृदा जैसा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। ये रेत या मृदा नहीं होती है, एक्चुअली ये डाइटम्स की डेड बॉडीज होती है। आप ऐसा समझ सकते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए डाइटम्स जो है मरते गए और उनकी डेड बॉडीज जो है समुद्र के पैने में जाकर के इस प्रकार से जमा होती गई। अब इसमें क्या है, इसमें रेतीले कण है, ये डाइटम्स की मृदा है ना, मिट्टी जैसी दिख रही है लेकिन मिट्टी है नहीं, एक्चुअल में ये डाइटम्स की डेड बॉडीज हैं और इनमें होते हैं रेतीले कण। तो ये जो पूरी मिट्टी यहां से प्राप्त हुई है ना डाइटम्स की, जिसमें रेतीले कण है, इसको कहा जाता है डाइटमी मृदा। और स्टूडेंट्स इस डाइटमी मृदा में क्या होता है, चूंकि रेतीले कण होते हैं इसलिए इसका उपयोग चमक उत्पन्न करने के लिए पॉलिश के रूप में किया जाता है। साथ ही तेल और सिरप जो है इसको छानने के लिए, यानी इसके निस्संदन में भी, यानी कि इनके शुद्धिकरण में भी डाइटमी मृदा का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ बिंदु भी आपको ध्यान में रखने होंगे। चलिए तो इसको भी आप पढ़ लेते हैं कि मृत डाइटम्स की कोशिका भित्ति के अवशेष लंबे समय तक एकत्रित होते रहते हैं, इसे डाइटमी मृदा कहते हैं। आप और याद रख सकते हैं कि डाइटमी मृदा में सिलिका के कण उपस्थित होते हैं, अतः इसका उपयोग पॉलिश करने में तथा तेल व सिरप के निस्संदन में किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है क्राइसोफाइटा के, आप अच्छे से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है। देखिए उदाहरण क्या क्या, सिम्बेला, नेविकुला, पिनुलेरिया, याद रखें। क्राइसोफाइटा के उदाहरण याद रखें, सिम्बेला, नेविकुला, पिनुलेरिया। देखिए स्टूडेंट, मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप में से कई बच्चों की क्या शिकायत है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है। भाई पहली बात तो ये है कि समझने जैसा कुछ नहीं है, आपको ये चीजें याद करनी है। ये क्या समझोगे आप इसमें, इनको याद करना है। 5 वर्गों में बांटा गया है, बताओ समझ में नहीं आई क्या बात, आ गई, लेकिन अब याद करने में आपको तकलीफ आ रही है, इसलिए आप कह रहे हो कि आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि सारी चीजें बिना मेहनत किए ही याद हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, लिख लिख कर याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। जैसे मैं फिर कह रहा हूं कि जगत प्रोटिष्ठा को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। बताइए समझ में नहीं आया क्या, आ गया, 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइट, औपंग कवक और लास्ट है प्रोटोजोआ। बताइए समझ में नहीं आया क्या, आ गया। बस याद करना है, आपको याद नहीं रहेगा 2 दिन से ज्यादा, क्योंकि आपने मन लगा करके याद नहीं किया। फिर आप कहोगे समझ में नहीं आया, समझ में तो आ गया है परंतु आपसे याद नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्राइसोफाइटा के 7 लक्षण है, 7 लक्षण आपके सामने लिखे हुए, समझ में नहीं आए क्या, समझ में तो आ गए, आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये चीजें ना कंसेप्टिव नहीं होती है, ये चीजें थ्योरेटिकल होती है। एक तो कंसेप्ट होता है, जैसे आप कोई सिस्टम पढ़ रहे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तो ये तो एक कंसेप्ट से चलता है, तो इसमें तो कंसेप्ट समझना रहता है। लेकिन ये चीजें जो आप पढ़ रहे हो ना अभी, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, तो इसमें याद करने जैसा एक्चुअल में कुछ है नहीं, सॉरी समझने जैसा एक्चुअल में कुछ है नहीं। आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, मन लगा करके याद करने के लिए बैठना पड़ेगा। चलिए ये हो गई बातें, क्राइसोफाइटा के ये 7 लक्षण है, याद कर लें अच्छे से, और ये 3 उदाहरण है, इनको भी याद कर लें, सिम्बेला, नेविकुला, पिनुलेरिया। ठीक है, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मेहनत करने से जी मत चुराइए, आपको मेहनत करनी है। नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट। अब डाइनोफ्लैजिलेट के भी आपको कैरेक्टर्स याद करने हैं। पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, तो पहला कैरेक्टर रहेगा आपका कि ये पीले भूरे या नीले या लाल दिखाई देते हैं। जैसे वो सुनहरे शैवाल थे ना, ये सब पीले भूरे शैवाल हैं, लेकिन कुछ नीले या लाल भी दिखाई देते हैं, ये ध्यान रखना। ये समुद्री व प्रकाश संश्लेषी होते हैं, केवल समुद्री जल में। जैसे आप पहले वाला भी तुलनात्मक रूप से भी याद करो ताकि जल्दी याद होगा। आपने इससे पहले जो पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, क्राइसोफाइटा, उसमें पढ़ा था कि समुद्री भी हो सकते हैं, स्वच्छ जलीय भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाले जो आप पढ़ रहे हो ना, ये समुद्री ही है केवल। साथ में प्रकाश संश्लेषी भी, यानी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आगे याद करते हैं, इनमें गमन के लिए कशाभिकाएं उपस्थित होती है, वो भी 2।
अब ये थोड़ा अलग हो गया कि भाई कशाबिकाएं तो प्रेजेंट होती है, लेकिन कशाबिकाएं भी कितनी, दो, जबकि इसके पहले वाले में ना कशाबिका थी ना पक्षमाप थे, वो तो निष्क्रिय रूप से जल धारा के साथ बह रहे थे। लेकिन जो डायनो 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 मतलब डाई, फ्लैजिलेट यानी फ्लैजिला यानी कशाबिका, दो कशाबिका वाले जीव हैं, तो इनका ये स्पेशल कैरेक्टर हो जाता है कि डायनो फ्लैजिलेट के अंदर जितने भी जीव होंगे ना उनमें दो कशाबिकाएं होगी, इसीलिए इनको डायनो फ्लैजिलेट में रखा है। इंपॉर्टेंट बात कि इनमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, उनमें भी थी इनमें भी है, दोनों में कोशिका भित्ति प्रेजेंट है। उसकी कोशिका भित्ति में सिलिका था, इसकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज है, ध्यान रखना, तथा कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पट्टिकाएं उपस्थित होती है। नंबर नेक्स्ट, लाल, अगर मान लीजिए लाल शैवाल है या लाल डायनोफ्लैजिलेट, हम डायनोफ्लैजिलेट कहेंगे, हालांकि कुछ वैज्ञानिक जो इनको पादप मानते हैं वो इनको लाल शैवाल कहते हैं, तो फिलहाल हम डायनोफ्लैजिलेट कहेंगे। तो लाल डायनोफ्लैजिलेट मान लीजिए समुद्र में बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि ये केवल समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र में बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वो समुद्र का वो हिस्सा जो ना लाल दिखाई देगा, लाल सागर दिखाई देगा वो, ठीक है। तो लाल डायनोफ्लैजिलेट की अधिकता के कारण समुद्र का रंग लाल दिखाई देता है, ऐसा लगता है मान लीजिए रक्त फैल गया हो, तो उसको रक्त सागर भी कह देते हैं जहां पर इनकी अधिकता होती है। ये जैव विष उत्पन्न करते हैं, एक तरह से जहरीला पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिनको अगर समुद्री जीव स्पेशली मछलियां अगर खा ले तो उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये कैरेक्टर भी याद करना है। नंबर नेक्स्ट, ये जैव संदीप्ति उत्पन्न करते हैं। अब जैव संदीप्ति क्या होता है, तो आपने देखा होगा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो चमक उत्पन्न करते हैं, जैसे सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जुगनू। जुगनू के बारे में आप सबने सुना होगा कि रात्रि में जब उड़ता है ना, कीट है एक प्रकार का, तो इसके अंदर चमक उत्पन्न होती है। तो ये चमक उत्पन्न होने की जो प्रोसीजर है ना जुगनू के अंदर, इसी को आप क्या कहते हैं, जैव संदीप्ति। तो मैं समझ सकता हूं कि आप जैव संदीप्ति को समझ रहे होंगे कि कोई भी सजीव कोशिका के अंदर किसी अभिक्रिया के कारण, किसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण अगर कोई चमक उत्पन्न होती है, ठीक है, प्रकाश उत्पन्न होता है, दीप्ति उत्पन्न होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, जैव संदीप्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैव संदीप्ति कहा जाता है। अब मान लीजिए ये लाल शैवाल में समुद्र लाल क्यों दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो लाल प्रकार की लाल प्रकाश उत्पन्न कर रहे थे, लाल जैव संदीप्ति उत्पन्न कर रहे थे। इसी प्रकार मान लीजिए कोई पीले भूरे शैवाल है, तो ये जैव संदीप्ति उत्पन्न करेंगे, तो क्या करेंगे, पीले भूरे डायनोफ्लैजिलेट समुद्र पर तैरते हुए अंगारों के समान प्रतीत होंगे, आग के टुकड़ों के समान है ना, अंगारों के समान। जैसे मान लीजिए कोई अंगारे पड़े हों, क्योंकि पीले भूरे शैवाल है, चमकेंगे तो ऐसे लगेंगे मान लीजिए अंगारे पड़े हुए हों, तो समुद्र की सतह पर ऐसा प्रतीत होता है मान लीजिए अंगारे तैर रहे हो, जबकि पॉसिबल नहीं है, समुद्र की सतह पर अंगारे कैसे तैर सकते हो, तो पानी है। तो जैव संदीप्ति उत्पन्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप पीले भूरे डायनोफ्लैजिलेट समुद्र पर तैरते हुए अंगारों के समान प्रतीत होते हैं, अतः इन्हें अग्नि शैवाल भी कहा जाता है। शैवाल क्यों कहा जाता है, मैं फिर वही कह रहा हूं, ये तो नहीं कह रहा है, लेकिन जो दूसरे वैज्ञानिक है वो इनको शैवाल मानते हैं, यानी कि पादप मानते हैं, और वो इन्हें अग्नि शैवाल कहते हैं। हम तो डायनोफ्लैजिलेट कहेंगे, ठीक है, अभी फिलहाल रॉबर्ट व्हिटेकर के अनुसार, ठीक है। तो ये 6-7 कैरेक्टर है इसके, ये भी आपको याद करने हैं। साथ ही आपको उदाहरण याद रखना है, गोनिया लेक्स। कौन सा, गोनिया लेक्स। तो इस प्रकार से ये 2 क्लास तो आज आपने पढ़ी। जबकि प्रोटिस्टा को टोटल कितनी क्लास में बांटा गया है, प्रोटिस्टा को टोटल 5 क्लास 5 वर्गों में बांटा गया है। मैं फिर दोहरा देता हूं, पहला क्राइसोफाइटा, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट, तीसरा यूग्लिनाइट, चौथा औपंक कवक, और पांचवा है प्रोटोजोआ। इनमें से 2 आपने आज डिस्कस कर ली है, क्राइसोफाइटा और डायनोफ्लैजिलेट। इनके नोट्स बनाइए, इनको याद करिए, इनके कैरेक्टर्स याद करिए, इनके उदाहरण याद करिए। बाकी के 3 आप कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।